अचल आधार के सूचकांक का पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन। यहाँ पर हमें अचल आधार द्वारा ज्ञात किया गया सूचकांक दिया जाएगा और उस पर से हमें पारंपरिक आधार के सूचकांक में उसका परिवर्तन करना है। तो उससे रिलेटेड जो कोई भी सूत्र है और नियम है उसकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसके सूत्र। पारंपरिक आधार का सूचकांक बराबर प्रवर्तमान या चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक अपॉन में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक गुणे 100। अब यहाँ पर इस सूत्र को जरा समझ लेते हैं। ऊपर दिया गया है प्रवर्तमान वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। प्रवर्तमान का मतलब होता है चालू, चालू का मतलब होता है जिस वर्ष का हम लोग पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं वही वर्ष। यानी हमें करना क्या है, जो भी अचल आधार के सूचकांक दिए गए हैं उसमें से जो चालू वर्ष का यानी जिसका हम पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं वह ऊपर रहेगा और उसके बटे में जस्ट पीछे वाले वर्ष का अचल आधार का सूचकांक रहेगा। यानी ऊपर चालू वर्ष का ही अचल आधार का सूचकांक रहेगा और बटे में जस्ट पीछे का वर्ष यानी गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक रहेगा और गुणे 100 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन करते ही हमारे पास चालू वर्ष का यानी पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। अचल आधार के सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करने का एक महत्वपूर्ण नियम है, उसे देख लेते हैं। नियम: यदि प्रश्न में आधार वर्ष का उल्लेख ना किया गया हो तो प्रथम वर्ष के लिए पारंपरिक सूचकांक 100 लिया जाता है, परंतु यदि आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो तो प्रथम वर्ष के अचल आधार के सूचकांक को ही प्रथम वर्ष का पारंपरिक सूचकांक माना जाता है। इसको जरा समझ लेते हैं। यदि प्रश्न में आधार वर्ष का उल्लेख ना किया गया हो तो प्रथम वर्ष के लिए पारंपरिक सूचकांक 100 लिया जाता है। अर्थात जब कभी भी प्रश्न में आधार वर्ष का जिक्र ना हो, किस वर्ष को आधार वर्ष मान करके अचल आधार का सूचकांक ज्ञात किया गया है वह वर्ष प्रश्न में कहीं पे भी हमें ना दिखाई दे, तो ऐसे सिचुएशन में प्रथम वर्ष का पारंपरिक सूचकांक बिना किसी कैलकुलेशन का 100 ले लिया जाता है। परंतु यदि प्रश्न में आधार वर्ष का जिक्र हो यानी प्रश्न में कहीं पे भी हमें आधार वर्ष दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में प्रथम वर्ष का पारंपरिक सूचकांक प्रथम वर्ष के अचल आधार के सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है। इस रूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो पहला एग्जाम्पल है अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों के लिए वर्ष 2015 के जनवरी मास से अक्टूबर मास तक के भोजन का अचल आधार द्वारा सूचकांक निम्नानुसार दिया गया है। यानी ये जो भी सूचकांक दिया गया है ये कौन सा सूचकांक है, अचल आधार द्वारा सूचकांक दिया गया है। और ये जो पूरा डेटा दिया गया है, जो भी मास दिए गए हैं वो कौन से वर्ष के मास है, 2015 के, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के मास है। ठीक है, महीने दिए गए हैं, उस पर से पारंपरिक आधार के सूचकांक की गणना करनी है। तो एक चीज तो क्वेश्चन से समझ में आ गया कि अचल आधार के सूचकांक हमें दिए गए हैं और उस पर से हमें पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो जरा देख लेते हैं। मास दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। सूचकांक दिए गए हैं 271, 270, मार्च में 268, अप्रैल में 268, मई में 278। इस प्रकार से अलग अलग महीनों में अलग अलग सूचकांक दिए गए हैं और सूचकांक हमेशा किसमें होते हैं, प्रतिशत में। यानी 271% होगा, 270% होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो पारंपरिक आधार के सूचकांक में इसका क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो पारंपरिक आधार के सूचकांक में अगर हमें परिवर्तन करना है तो पारंपरिक आधार के सूचकांक का ही सूत्र लगाना होगा। तो पारंपरिक जब अचल आधार के सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में बदलते हैं तो पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र होता है पारंपरिक आधार का सूचकांक बराबर
चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक या प्रवर्तमान वर्ष के अचल आधार का सूचकांक या चालू मास के, एक्चुअली यहां पर महीने दिए गए हैं इसलिए हम वर्ष नहीं परंतु क्या लगाएंगे, मास। चालू मास के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत मास के अचल आधार का सूचकांक गुणे 100। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। तो मास को मैंने जैसा का वैसा ही लिख दिया है, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक 10 महीनों का जो भी विवरण है हमारे पास। और जो सूचकांक है ये कौन सा सूचकांक था, तो अचल आधार का सूचकांक था। तो मैंने यहां पर लिख दिया है अचल आधार का सूचकांक, राइट। और ये 271, 270 ये जैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया है। अब आप तो देख ही रहे हैं कि हमने सूत्र तो लगा ही दिया है, राइट। तो सूत्र लगाने के बाद में जस्ट वैल्यू को ही हमें क्या करना है, रखना है। लेकिन जब मैंने इस नियम की थ्योरी आपको बताई तो आपको मैंने बताया था कि इसमें एक महत्वपूर्ण नियम है। और वो नियम क्या था कि जब अचल आधार से परम्परित आधार में परिवर्तन करने जाते हैं तो जो प्रथम समय का होता है यानी प्रथम मास या प्रथम वर्ष का जो सूचकांक होता है वो कितना लिया जाए। ऐसा सवाल हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं जनवरी का निकालने जा रहा हूं तो चालू वर्ष कौन हुआ, जनवरी, यानी चालू मास कौन सा हुआ, जनवरी। लेकिन बटे में क्या रखना है, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। अब इसके जनवरी के पहले का, दिसंबर का, तो 2014 का तो हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है। तो यहां पर आकर के बात फंस जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक गाइडलाइंस दिया था, एक नियम बताया था कि जब कभी भी आधार वर्ष का उल्लेख ना किया जाए। यहां आप देख रहे हैं क्या कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या कि कौन से वर्ष को आधार वर्ष मान करके इस अचल आधार के सूचकांक की गणना की गई है। यहां आपको एक वर्ष जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो केवल इतनी गाइडलाइंस दी हुई है कि 2015 के जनवरी से लेकर के अक्टूबर मास तक की जो भी विवरण है ये है। लेकिन ऐसा क्या बताया क्या 2015 के वर्ष को अचल मतलब आधार वर्ष समझ करके ये अचल आधार का सूचकांक ज्ञात किया गया है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हमारे पास आधार वर्ष नहीं है। जब हमारे पास आधार वर्ष नहीं होता है तो मैंने एक नियम बताया था कि जब आधार वर्ष का उल्लेख ना किया जाए, आधार समय का उल्लेख ना किया जाए, तो प्रथम वर्ष के लिए या प्रथम मास के लिए परम्परित सूचकांक कितना ले लिया जाता है, 100 ले लिया जाता है। और जब कभी भी आधार वर्ष का उल्लेख किया जाए, अब बगल वाले सवाल में ही आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2007-8 को आधार वर्ष लेकर, यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2007-8 को आधार वर्ष माना गया है और उस पर से हमें अचल आधार का सूचकांक ज्ञात है। तो यहां पर आधार वर्ष का उल्लेख है और यहां पर आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है। जब आधार वर्ष का उल्लेख ना हो तब प्रथम वर्ष के लिए या प्रथम मास के लिए या प्रथम समय के लिए परम्परित सूचकांक कितना लिया जाता है, 100। और जिसमें आधार वर्ष हमें पता होता है, यानी सवाल में आधार वर्ष का उल्लेख किया गया होता है, उस सवाल में प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक प्रथम वर्ष के अचल आधार के सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है। तो यानी ये प्रथम वर्ष का कितना दिखाई दे रहा है, 117.4। तो हम यहां पर लिख लेंगे 117.4। दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि जब आधार वर्ष का उल्लेख ना किया जाए तो कितना लेना है, 100। और जब आधार वर्ष का उल्लेख कर दिया जाए तो कितना लेना है, जितना अचल आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष में था उतना का उतना ही ले लेना है। अगर यहां पर भी किसी मास को, जैसे कि मान लीजिए दिसंबर 2014 के महीने को आधार वर्ष मान करके पूरा अचल आधार का सूचकांक ज्ञात किया गया होता तो यहां पर भी हम 271 को ही अपना आंसर समझ लेते। क्यों? क्योंकि यहां पर दिसंबर 2014 का हमारे पास जो है मालूम था कि दिसंबर 2014 का जो महीना है वो हमारे लिए क्या है, आधार वर्ष है, आधार समय है, आधार मास है। लेकिन यहां पर आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, आधार वर्ष नहीं पता होने की वजह से मैं यहां पर सूचकांक परम्परित सूचकांक प्रथम महीने में कितना ले लूंगा, 100। और यहां पर आधार वर्ष पता था, इसलिए जितना अचल आधार का सूचकांक प्रथम ईयर में था उतना का उतना ही मैं क्या करूंगा, यहां पर ले लूंगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। केवल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो इसका प्रथम वर्ष के लिए ही था। दोनों में आपको खास याद रखने की आवश्यकता है, बाकी तो पूरा सूत्र से ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर दूसरे महीने के लिए आप देख रहे हैं कि दूसरे महीने के लिए अगर मैं चालू मास कहूं, चालू मास का सूचकांक तो कितना दिखाई दे रहा है, 270। और गत मास का सूचकांक कितना है, गत मास का अचल आधार का सूचकांक कितना है, 271।
और गुणे क्या कर देंगे 100। उसी प्रकार 268 अपॉन में 270 जस्ट गत का मास, फिर यहां पर 268 अपॉन में 268 वंस अगेन, क्यों? क्योंकि गत मास का कितना था 268 ही था, इंटू 100। 278 अपॉन में 268 इंटू 100। 283 अपॉन में 278 इंटू 100। 283 अपॉन में फिर से 283, क्योंकि गत मास का भी 283 ही है। 293 अपॉन में 283 इंटू 100। 293 अपॉन में 293, क्योंकि 293 चालू मास का भी है और 293 गत मास का भी है, इंटू 100। फिर लास्ट 299 अपॉन में 293 गत मास का 293 इंटू 100, राइट। अब उसी प्रकार बगल वाले क्वेश्चन में भी जो भी रहेगा वो हम बाद में पढ़ के करेंगे। इसका जरा कैलकुलेशन दे देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से फटाफट कर लेते हैं। 270 is divided by 271 into 100, तो कितना आ रहा है 99.63। फिर आगे बढ़ते हैं। 268 is divided by 270, 268 is divided by 270 multiply by 100, तो मिल जाता है 99.26, क्योंकि 9 है। फिर 268 is divided by 268 मीन्स 100 ही आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 278 is divided by 268 multiply by 100, तो मिल जाता है 103.73। फिर 283 डिवाइडेड बाय 278 इंटू 100, 101.79 और 8 है, तो क्या हम इसको 80 ले सकते हैं? बिल्कुल। 79, 9 में 1 बढ़ेगा तो 10 होगा, 10 का कैरी फॉरवर्ड इस पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो यानी 101.80। फिर 283 को 283 से ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। 293 is divided by 283, 293 is divided by 283 into 100, तो मिल जाता है 103.53। फिर 293 is divided by 293 मतलब कितना आ जाएगा 100। 299 is divided by 293, 299 is divided by 293 multiply by 100, तो आ जाता है 102.04। 4 है तो क्या ले लेंगे हम लोग 5 ले लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, अचल आधार के सूचकांक अगर हमें ज्ञात हो और उस पर से हमें परम्परित आधार के सूचकांक में चेंज करना हो तो ये उसका रूल था, राइट। बगल में भी जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है ये भी सेम रूल पर ही डिपेंड हो रहा है, बस दोनों में नियम कहां चेंज था। इसमें आधार वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था और इस वाले में आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है, राइट। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जब आधार वर्ष का उल्लेख ना किया जाए तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक 100 मान लिया जाता है, और जब आधार वर्ष का उल्लेख किया जाए तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक प्रथम वर्ष के अचल आधार के सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है। बाकी सारा कैलकुलेशन इसी सवाल की तरह ही सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो जल्दी से इस सवाल को भी कर लेते हैं। तो चालू वर्ष का कितना है 118, गत वर्ष का 117.4 गुणे कितना 100, फिर 121.3 बटे में 118 गुणे 100, 125.1 बटे में 121.3 गुणे 100, 128.4 बटे में 125.1 और गुणे 100, 131.6 अपॉन में 128.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 134.6 डिवाइडेड बाय 131.6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने देखा कि हमने दूसरे क्वेश्चन में भी
अच्छे से लिख लिया है। अब इसका भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के माध्यम से दे देते हैं। तो 118 इज डिवाइडेड बाय 117.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना मिल जाता है 100.51। उसी प्रकार 121.3 इज डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मिल जाता है 102.79 है। तो इसको भी कितना ले लेंगे 80, क्योंकि है ना 9 के बाद में आपको दिखाई दे रहा है 6, 5 या 5 से अगर बड़ी हो तो ये हमेशा एक बढ़ जाता है, ये बढ़ेगा तो ये भी एक बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10, 10 बढ़ेगा तो 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं 125.1 इज डिवाइडेड बाय 121.3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 103.13। फिर आगे बढ़ते हैं 128.4 डिवाइडेड बाय 125.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाता है 102.63 है, तो राइट। फिर आगे बढ़ते हैं 131.6 इज डिवाइडेड बाय 128.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मिल जाता है 102.49। फिर 134.6 इज डिवाइडेड बाय 131.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मिल जाता है 102.27 है, तो कितना ले लेंगे 28, क्योंकि 7 के बाद में कितना है 9। तो ये हो गया हमारा दोनों एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये समझा कि भाई कभी भी अचल आधार द्वारा ज्ञात किया गया सूचकांक अगर हमारे पास दिया गया है तो उस पर से परम्परित आधार का सूचकांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक बार और सूत्र को देख लेते हैं। चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक गुणे 100। और एक महत्वपूर्ण नियम क्या था कि जब कभी भी हमें आधार वर्ष पता ना हो, आधार वर्ष का उल्लेख सवाल में ना किया गया हो, तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक कितना लिया जाता है 100। और जब कभी भी आधार वर्ष हमें पता हो, आधार वर्ष का प्रश्न में जिक्र किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, तो प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक ही प्रथम वर्ष के लिए परम्परित आधार का सूचकांक बन जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।